दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है नवाब शफत अली खान की बुक अवनी। उसका अगला चैप्टर है कैप्चर अटेम्प्ट्स। यहाँ नवाब साहब बोलते हैं अवनी यानी टाइग्रेस T1 और उसका मेट टाइगर T2, इनको पकड़ने के जितने भी अटेम्प्ट किए गए किसी न किसी कारण से फेल हो गए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक 5 एकड़ का एक बाड़ा बनाया था, 8 फीट ऊंची फेंस लगाई थी। यह किया गया था वेटनरी डॉक्टर्स की आज्ञा पर, और यह बाड़ा बनाया गया था कंपार्टमेंट नंबर 150 के पास में। इस बाड़े में 3 ओपनिंग्स रखी गई थी और एक मचान बनाया गया था जिस पर बैठ के फॉरेस्ट ऑफिसर्स नजर रखते उस जिंदा बेट पे जो कि टाइगर को बुलाने के लिए रखा गया था या बांधा गया था। उसी कंपार्टमेंट नंबर 150 के अंदर फॉरेस्ट वालों ने एक बड़ा सा गड्ढा जेसीबी से खोद के बनाया था ताकि ऊपर कुछ डाल दें, मिट्टी डाल दें, टाइगर आए गड्ढे में गिर पड़े। टाइग्रेस अवनी बार बार उस गड्ढे के पास आती थी, उसके पैरों के निशान मिलते थे, गड्ढे के एकदम पास से वापस लौट जाती थी। यानी कि वो मुंह चढ़ा रही थी उन लोगों को जिन्होंने गड्ढा बनाया था कि तुम क्या मुझे पकड़ोगे, तुम्हारी हर चाल मुझे पता है। अवनी का मेट T2 और ज्यादा दिलेर था, दुस्साहसी भी था, चौड़े में काम करता था। इंसानों की आबादी में जाके जानवर उठा लाना उसकी पुरानी आदत थी। तो ये जो बाड़ा बनाया गया था जिसमें लाइव बेट रखी जाती थी, यानी कि बछड़ा या भैंस का बछड़ा बांधा जाता था, वो उस बाड़े में आता था, जानवर मारता था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले वो बाड़ा का दरवाजा बंद करे उसके पहले ही अंदर आके बेट को लेके भाग जाता था। ऐसा कई बार हुआ, और वो जो दरवाजा बंद करने की कोशिश में फॉरेस्ट का स्टाफ बिना हथियार के होते थे, वो खुद खतरे में होते थे। 2017 के बीच की बात थी। फॉरेस्ट वालों का लक काम आया और T2 उस बाड़े में एंटर हुआ और वो तीनों दरवाजे बंद कर दिए गए। अब T2 अंदर था, फॉरेस्ट वाले मचान पर थे। 5 एकड़ के अंदर ही T2 था, बाहर जा नहीं सकता था। वो जोरदार तरीके से भागा और जोरदार उछाल मारी और बाड़ा क्रॉस कर गया। लेकिन जब वो गिरा, सिर के बल गिरा, लेकिन वो T2 था, फिर उठ खड़ा हुआ, जल्दी से उसने कॉन्शियस गेन किया और भाग गया। टाइगर जब दौड़ाया जाए या उसका पीछा किया जाए या उसको चैलेंज किया जाए तो बहुत ऊंचाई तक कूद सकता है। यहां नवाब साहब बोलते हैं एक बार उन्होंने खुद देखा है, एक टाइगर को जंगली कुत्ते दौड़ा रहे थे और वो 10 फीट बड़े आराम से कूद गया था। एक यूट्यूब के वीडियो का भी जिक्र नवाब साहब ने किया है, मुझे लगता है सबने देखा होगा। जब एक टाइग्रेस हाथी के ऊपर कूदती है और महावत के हाथ पे अटैक कर देती है, महावत की उंगली ले जाती है। बहुत पुराना वीडियो है, 2007 के आसपास का। अगर आपने नहीं देखा तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख लीजिएगा। अब जब T2 के साथ यह घटना हो गई तो उसके बाद वो इस इलाके में नहीं आया। जहां तक बात है T1 की, वो उस बाड़े में जाती ही नहीं थी, क्योंकि आपको पता है मैन ईटर कुछ जरूरत से ज्यादा शातिर हो जाता है, और वही अवनी थी। उसे मालूम था कि यह बाड़ा उसी के लिए बनाया गया है। अप्रैल 2018 की बात है। एक लेबरर ने अवनी को और उसके बच्चों को कंपार्टमेंट नंबर 655 के पास में सड़क क्रॉस करते देखा। उसने इमीडिएटली अथॉरिटीज को खबर करी और DCF, जो कि उस वक्त 5 किलोमीटर दूर थे, फौरन वहां पहुंच गए। वेटनरी डॉक्टर भी बुला लिए गए, सारी टीम तैयार थी। अब क्योंकि अवनी की लोकेशन मालूम थी तो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ उसको ट्रैंकुलाइज करने का ऑपरेशन चलाया जाना था। DCF अभरना ने 2 टीम्स बनाई। टीम 1 में थे 4 लेडीज और 2 आदमी। टीम 2 में थे एक वेटनरी डॉक्टर और कुछ लोकल स्टाफ। टीम 1 को ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि वो ट्रैक करके अवनी की लोकेशन की तरफ बढ़ें। अब ऐसा जंगल जहां पर मैन ईटर घूम रहा हो,
साथ में बच्चे भी हों, बच्चे के टाइम पे टाइगर हो, लेपर्ड हो, जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। वो टाइगर जो अटैकिंग के मूड में नहीं था, बच्चे अगर साथ में हैं तो अटैक करेगा ही करेगा। तो जिस इलाके में मैन ईटर घूम रहा हो, बच्चों के साथ वाला, उस टाइम पर पैदल टीम को भेजना एक उजड़ डिसीजन था, ऐसा नवाब साहब का कहना है। टाइगर बहुत ही हिम्मती, बहुत ही खतरनाक जानवर है, और अगर उसके आगे मैन ईटर जुड़ जाए तो उससे खतरनाक कोई नहीं, क्योंकि उसे पता है कि इंसान उसके सामने कुछ भी नहीं। मैन ईटर के मन में इंसान का कोई डर नहीं होता। अब जो डीसीएफ ने डिसीजन लिया था, तो उनका प्लान रहा होगा कि एक टीम को देख के अवनी दूसरी टीम की तरफ चली जाएगी, और जहां पर वेटनरी डॉक्टर ट्रैंकुलाइजर गन लेके रेडी हैं। लेकिन ऐसे में उन्होंने ये बात नोटिस नहीं करी कि अवनी बहुत ही गहरी घनी झाड़ियों में है, और ऐसे में टीम को बिना हथियार के भेजना बहुत बड़ा खतरे का काम है। टीम 1 मूव करके अंदर जा रही थी, तभी डीसीएफ अभर्णा ने नोटिस किया तो वो जो 4 लेडीज उस टीम में थी, वो उसी झाड़ी की तरफ बढ़ रही थी जिसके अंदर अवनी छुप के बैठी थी। बड़े ही जोरदार तरीके से उनको मैसेज भेजने की कोशिश की गई कि वो जो लेडीज जिस तरफ बढ़ रही हैं वहां ना बढ़ें, अपना रास्ता चेंज करें। लेकिन टीम 1 के पास कोई वायरलेस सेट नहीं था, तो दूरबीन से उनको देखा जा रहा था, लेकिन उन तक मैसेज नहीं पहुंचाया जा सकता था। अब सामने एक अनहोनी घटना होने ही वाली थी। तभी कुछ क्रांति जैसा माहौल बन गया जब टीम 1 ने अपनी प्रेजेंस बताने के लिए एक जोरदार दहाड़ लगाई, तो यहां लेडीज में चीत्कार मच गया, और दोनों की आवाजों ने जंगल जो शांत था वहां पे कोलाहल पैदा कर दिया। और डीसीएफ अभर्णा जिन्होंने टीम को भेजा था, वो एक तरह से पैरालाइज हो गए, शॉक में खड़े होकर देख रहे थे। और वो लेडीज भागते हुए जंगल के बाहर आ गई, बुरी तरह से रो रही थी और एक भी शब्द बोलने की स्थिति में नहीं थी। हुआ यह था कि जब वो वापस आ रही थी, अवनी से उनका आमना सामना हो गया, और जैसे ही अवनी को उन्होंने देखा, जोर से चिल्लाई, और उनकी चिल्लाने की आवाज से अवनी भी डर गई, और उसने चार्ज करने की जगह वापस जाना ही बेहतर समझा। तो मौत के मुंह से बच के ये 4 लेडीज आई थी। उस दिन शाम को ये सारे टीम मेंबर्स डीसीएफ के रेजिडेंस पे गए, और वो बोले इस ऑपरेशन में हम सहभागी नहीं बनेंगे। अब उनको बहुत समझाया गया, आधी रात तक काफी प्रेशर डाला गया, बड़ी मुश्किल से इस ऑपरेशन में आगे कंटिन्यू करने के लिए राजी हुए। इस तरह के ऑपरेशंस करने के लिए ग्राउंड रियलिटीज पता होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आपकी अपनी जान नहीं होती जोखिम में, आपको रक्षा करनी होती है अपने टीम मेंबर्स की भी। इस लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में अनुभवी अधिकारियों और कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है। और नवाब साहब बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज या वेटनरी डॉक्टर्स के कोर्स में कहीं भी ऐसा पढ़ाया जाता होगा कि मैन ईटर से फेस टू फेस कैसे डील करना है। यहां नवाब साहब बोलते हैं कि मैंने उन यंग ऑफिसर्स के साथ काम किया है जिनकी पहली पोस्टिंग मैन ईटर के इलाके में ही हुई थी। यह स्थिति बड़ी ही खतरनाक होती है जब अनुभवहीन अधिकारी मैन ईटर के साथ डील कर रहे होते हैं। इनका मानना है कि इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैन ईटर से डील करना सिखाया जाना चाहिए। और नवाब साहब का कहना है कि उन्होंने बहुत सारे राज्यों में फॉरेस्ट ऑफिसर्स के साथ काम किया है, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारे ऑफिसर्स को बंदूक की गोली एक्यूरेट निशाने पे मारना नहीं आता, और ये बहुत ही तकलीफदायक है जब आप मैन ईटर से डील कर रहे हो, क्योंकि सिर्फ एक मौका मिलता है और उसी में सही जगह पे गोली मारनी पड़ती है। एक 37 इयर्स की फॉरेस्ट गार्ड स्वाति धुमाने को मार दिया गया एक फीमेल टाइगर के द्वारा 20 नवंबर 2021 में। टाइगरस का नाम था माया, और ये उसका तीसरा इंसानी शिकार था।
जब यह फीमेल गार्ड गश्त पर थीं ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व में। यह बताता है कि टीम के पास पूरी तैयारी नहीं थी जब वो जंगल में पैदल ही जा रहे थे और उनके पास कोई हथियार नहीं था। स्वाति धुमाने की जो टीम थी वो अपनी आंखों से देखती रही जब स्वाति जी के ऊपर टाइग्रेस माया अटैक कर रही थी। सब कुछ टीम के सामने हुआ, लेकिन हथियार ना होने की वजह से टीम अपने साथी को बचा नहीं सकी। उनके हस्बैंड संदीप को बाद में फॉरेस्ट में नौकरी दे दी गई और वो बुरी तरह से रो रहे थे और यही कह रहे थे कि नेग्लिजेंस हुआ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। अगर टीम के पास एक शॉटगन होती और वो हवाई फायर कर देते तो भी टाइग्रेस भाग जाती और 4 साल की बेटी आरुषि अपनी मां को नहीं खोती। यह घटना बताती है कि टीम के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया जाना चाहिए और जो टीम पैदल जंगल में जा रही हैं उन सबके पास हथियार होना चाहिए। जब किसी टीम मेंबर की हत्या हो जाती है या ऐसी घटना हो जाती है तो पूरी टीम डिमोरलाइज हो जाती है। नवाब साहब का कहना है, जब जब मैंने ट्रेनिंग दी है या वर्कशॉप किए हैं, मैंने हमेशा बोला है कि जब आप ट्रैकिंग कर रहे हो या ऑन फुट जा रहे हो आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। जब आप ट्रैकिंग कर रहे हो तो घनी झाड़ियों वाले इलाके से बच के चलना चाहिए अगर आपके पास हथियार नहीं है। खतरनाक जानवर से आपको बचा सकता है तो वो है केवल डिस्टेंस, यानी दूरी। अगर दूरी है तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, कुछ उपाय ढूंढ सकते हैं। अचानक से जब अटैक होता है आप कुछ भी करने की स्थिति में नहीं होते। अगर कोई गलती से किसी जानवर के पास पहुंच गया है पास में, उसे बड़ी ही सावधानी के साथ धीरे धीरे पीछे हटना चाहिए और अपनी आंखें उस जानवर से नहीं हटानी चाहिए। स्वाति धुमाने जी ने टाइगर्स को देख लिया था, लेकिन उन लोगों ने थोड़ा दूर का रास्ता लिया आगे जाने के लिए। कायदे से उनको पीछे हटना चाहिए था, बिना अपनी आंखें टाइग्रेस से हटाए। अक्टूबर 2018 में कुछ वेटनरी डॉक्टर्स ने अच्छा आइडिया निकाला। उन्होंने कैल्विन केन्स का आइडिया ऑब्सेशन फॉर मैन यूज करने का सोचा। इसमें एक मस्की कोलोन ग्वाटेमाला में यूज किया गया था जिसमें थी मर्दानी खुशबू। यह यूज किया जाता था फीमेल जगुआर्स को कैमरा ट्रैप्स के सामने लाने के लिए, लेकिन इसको कभी वाइल्ड टाइगर्स को ट्रैप करने के लिए यूज नहीं किया गया था। अब काफी महंगी बॉटल्स खरीदी गई इरोटिक परफ्यूम की और उस इलाके में छिड़क दिया गया जहां उम्मीद थी कि टाइग्रेस अवनी मौजूद है। कोई नतीजा नहीं निकला सिवाय इसके कि जंगल में परफ्यूम की खुशबू फैल रही थी। अवनी ने उस खुशबू की तरफ ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन तक वो खुशबू रही, उसके बाद जंगल वापस अपनी नेचुरल खुशबू में आ गया। अब एनटीसीए की गाइडलाइन कि किसी भी टाइगर को या किसी भी जानवर को सूर्यास्त के बाद ट्रैंकुलाइज नहीं किया जाएगा। शेर यानी बाघ रात्रिचर जानवर होते हैं, चलते ही रात में हैं, दिन में तो वो आराम करते हैं। तो ये गाइडलाइन अवनी के लिए फायदे का सौदा था और शायद अवनी जानती थी कि ये मुझे रात में नहीं मारेंगे, तो दिन में वो निकलती ही नहीं थी और रात में उसको ट्रैंकुलाइज किया जा सकता नहीं था। अब ये ऐसी लड़ाई थी जिसे बार बार टाइगर ही जीत रहा था। लोकल गांव वाले भी बड़े ही हतोत्साहित हो रहे थे और गुस्से से भरे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि ये टीम्स, ये वेटनरी डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पाएंगे और ये शेरनी इंसान को उसी के बनाए गेम में हरा रहे थे। अब इसके बाद एक और उजड़ प्लान लाया गया। मेल हाथी टस्कर बुलाए गए टाइगर को पकड़ने के लिए। अब यहां नवाब साहब बोलते हैं कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि किस तरह की जमीन थी यवतमाल में, कहीं ऊंचाई, कहीं नीचाई, कहीं पहाड़ी नाला, कहीं झाड़ियां। हाथी की प्रेजेंस टाइगर को पहले ही मालूम चल जाती है। टाइगर किसी भी झाड़ी में, किसी भी ढलान में जरा सी देर में गायब हो सकता है, हाथी को टाइम लगता है। मध्य प्रदेश से 4 हाथियों की टीम सीनियर वेटनरी डॉक्टर की प्रेजेंस में यवतमाल भेजी गई। एक हाथी महाराष्ट्र से भी बुला लिया गया।
अब ब्राइट कलर के कपड़े पहन के अपने मोबाइल पे बात करते हुए 5 हाथी, उनके पीछे बहुत सारी गाड़ियां चल रही थी। ऐसा लग रहा था पूरा शहर जंगल में आ गया है और ये आवाज इतनी थी कि मुर्दा भी जाग जाए। सितंबर 2018 में कंपार्टमेंट नंबर 86 के पास में 4 हाथी ड्यूटी पर लगाए गए, जहां अवनी की प्रेजेंस नोटिस की गई थी। लेकिन इस इलाके में हाथी पाए नहीं जाते थे, तो अवनी और उसके बच्चों ने जब हाथी की प्रेजेंस देखी तो वो ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सींग। ऑफिसर जोर जोर से अपने सेल फोन में बात कर रहे थे, जोर जोर से आवाजें आ रही थी, वो भी उस जगह जहां मैन ईटर था। 2 दिन तक ये प्रैक्टिस चली, लेकिन मैन ईटर तो गायब हो चुका था। लेकिन वेटनरी डॉक्टर्स ने कहा कि वो अवनी और उसके बच्चों को 1 हफ्ते में पकड़ लेंगे। लेकिन जब 1 हफ्ते में पकड़ना तो दूर, उनको एक झलक भी नहीं मिली अवनी की, तो उन्होंने कहा गलती फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है। ये उनकी ड्यूटी थी कि टाइगर्स को उनके सामने लाया जाए, तभी तो वो निशाना मारेंगे। 18 सितंबर को जब सुप्रीम कोर्ट ने अवनी को गोली मारने का आदेश रोकने से मना कर दिया था, उसके 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट मिली कि 4 गायें मार दी गई हैं कंपार्टमेंट नंबर 149 में। बोराती गांव पास में ही था, जहां पहला ह्यूमन किल सोनाबाई को मारा गया था। वेटनरी डॉक्टर्स हाथी पर बैठ के उस इलाके में गए। वहां अवनी के होने की पूरी संभावना थी, लेकिन उन्हें टाइगर्स की एक झलक भी नहीं मिली। लेकिन वेटनरी डॉक्टर और उनकी टीम, जिसमें करीब 200 लोग इन्वॉल्व थे, उनको कोई सफलता नहीं मिली। 4 पुलिस कमांडोज को अथॉराइज किया गया था अवनी को गोली मारने के लिए, लेकिन उनको भी कोई सफलता नहीं मिली। अब जब सारी टीमें चली गईं, तो नवाब साहब और उनकी टीम शाम के 6:15 पर पैदल ही उस इलाके में एंटर हुई। एक मोर ने स्ट्रेस कॉल दी। ये नॉर्मल कॉल नहीं थी, अजीब सी कॉल थी। उसने इनका ध्यान अपनी तरफ खींचा। इन्होंने पाया कि 4 गाय मारी गई थी, 3 ही इनको मिली, 1 गायब थी। क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हो रही थी, तो ये वापस अपने कैंप में लौट आए। कैंप में इन्होंने देखा कैंप पूरा खाली था, केवल कुछ स्टाफ था जो वायरलेस सेट ऑपरेट कर रहा था। अब फॉरेस्ट ऑफिसर्स और टीम अपने घरों में आराम कर रहे थे, जबकि टाइगर रात को निकलता है। दिन भर काम करते थे। यही वजह थी कि 2.5 साल से इस ऑपरेशन का कोई नतीजा नहीं निकल रहा था, क्योंकि जब टाइगर निकलता था तो ये आराम करते थे, जब ये निकलते थे टाइगर आराम करता था। रात के 9 बजे ये एक जिप्सी में निकले और इलाके की पेट्रोलिंग करी रात के 2 बजे तक। सिर्फ एक मेढक की आवाज आई, एक झिंगुर की। बाकी पूरे जंगल में सन्नाटा था। रात के 1:45 बजे इन्होंने एक जगह चाय लेने की सोची। अपने थर्मस फ्लास्क से ये चाय पी रहे थे, तभी इनको कुछ आवाज आती सुनाई दी, जहां पर टाइग्रेस ने गाय मारी थी। इन्होंने सोचा वो कौन है जो अपनी मौत को दावत दे रहा है। इन्होंने ड्राइवर को बोला कि एक लंबा सा राउंड लेके उस जगह पर पहुंचो, क्योंकि वहां पर हिली रीजन था। जब वहां ये पहुंचे तो देख के दंग रह गए। करीब 40 लोकल लोगों की भीड़ वहां पर जमा थी। अब इनके दिमाग में सवाल आने लगे, क्या गाय में जहर डाल दिया गया है? यही सब टाइगर से बदला लेने के लिए किया जाता था। जनरली जब पशुओं को उठाने वाले टाइगर किसी के जानवर मार देते थे, तो उसकी बॉडी पर, उसकी लाश पर गांव वाले आके कीटनाशक छिड़क देते थे और बाद में उस टाइगर की मौत हो जाती थी। और इस केस में अगर ऐसा किया गया, अवनी के केस में, तो ना सिर्फ अवनी मरेगी, उसके बच्चे भी मर जाएंगे। अब जब इन्होंने बुलाया उन लोगों को, उन सब ने शराब पी रखी थी, लेकिन जब इनके हाथ में राइफल देखी तो वो थोड़े नम्र हुए। और जब उनसे पूछा गया कि वो यहां क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा वो चौथी गाय को ढूंढ रहे हैं। जब फॉरेस्ट गार्ड ने कहा कि ये टाइम नहीं है ढूंढने का, तो वो चिल्लाए कि हम ये टाइगर की दहशत को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन लोगों ने समझाया कि चिंता मत करो, अगर चौथी गाय मिले या न मिले, तुम्हें मुआवजा मिलेगा। तब वो धीरे धीरे जंगल से बाहर निकल गए सड़क की तरफ। अब जब वेटनरी डॉक्टर सफल नहीं हुए,
ट्रैंकुलाइज करने के लिए तो महाराष्ट्र सरकार ने ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व से एक बहुत ही खूंखार और गुस्सैल हाथी को बुलाया, जिसका नाम था गजराज। नवाब साहब का भी सामना इस हाथी से हो चुका था। जब ये ब्रह्मपुरी टाइगर्स को पकड़ रहे थे तो इन्होंने एक महावत की जान इस हाथी के गुस्से से बचाई थी। हाथी ने महावत को सूंड से पकड़कर नीचे फेंक दिया था और जब वो अपनी सूंड घुमा रहा था तो नवाब साहब ने अपनी राइफल बीच में लगा दी थी। ये टेक्निक इन्होंने अपने दादाजी से सीखी थी जब हाथियों की ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन इन्हें पता था कि गजराज को संभालना बड़ा ही मुश्किल होगा। अब गजराज फिर से आ चुका था और मध्य प्रदेश से आए हुए हाथी भी थे। अब रात के 3 बजे 4 अक्टूबर को गजराज ने अपनी जंजीर तोड़ दी और कैंप से भाग गया और यह बात मालूम चली सुबह। गजराज 25 किलोमीटर दूर नदी के किनारे निकल गया था। हाथियों के पास स्मेलिंग पावर होती है और वो पानी को दूर से सूंघ लेते हैं। 35 साल की अर्चना कुलसांगे अपने खेत में गई हुई थी सुबह सुबह नित्य क्रिया के लिए। जब उन्होंने निगाह उठाई तो 10 फीट ऊंचा दैत्यनुमा गजराज उन्हें घूर रहा था बिना किसी वजह के, और जब तक वो कुछ समझ पाती गजराज ने उनको उठाकर पटक दिया। उसी समय उसी जगह अर्चना जी की मृत्यु हो गई। कुछ गांव वालों को गजराज ने घायल भी कर दिया। अब सारे गांव वाले कैंप में आ गए। वो हाथियों को जिंदा जलाना चाहते थे। बड़ी मुश्किल से फॉरेस्ट वालों ने स्थिति को संभाला और बाकी के हाथी मध्य प्रदेश वापस भेज दिए गए। नवंबर 2019 में गजराज ने अपने महावत जानकी राम को मार डाला जब वो उसे खाना खिला रहा था, और उसकी डेड बॉडी को छूने भी नहीं दिया 2 घंटे तक। बड़ी मुश्किल से उस हाथी को काबू में किया गया। तो क्या इतने गुस्सैल हाथी को टाइगर को पकड़ने के ऑपरेशंस में लगाया जाना सही था? किसी ने भी उस बात का जवाब नहीं दिया कि वो जो चेन तोड़कर भागा था उसका जिम्मेदार कौन है। त्रासदी झेलनी पड़ी अर्चना जी के परिवार को। 6 मई 2021 को गजराज फिर से एग्रेसिव हो गया जब वो बंधा हुआ था ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व के बोतेजारी कैंप में। असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट मिस्टर कुलकर्णी और चीफ अकाउंटेंट प्रमोद गौरकर गश्त से आ रहे थे और उनको नहीं पता था कि हाथी भाग गया है। उनकी गाड़ी फंस गई और गजराज ने उन पर हमला कर दिया बिना किसी प्रोवोकेशन के। एसीएफ तो भागने में सफल हो गए, लेकिन मिस्टर गौरकर को उसी जगह पे मार दिया गजराज ने। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा 13 चैप्टर खत्म हुआ, कैप्चर अटेम्प्ट्स, और 14 चैप्टर होगा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।